डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फेरिक क्लोराइड वाटर सिस्टम यानी FeCl3 वाटर सिस्टम। अगर हम सपोज वाटर को आइस के फॉर्म में लेते हैं तो मैं बोलूँगा कि जो आइस है, आइस उसका जो मेल्टिंग पॉइंट रहता है, मेल्टिंग पॉइंट वो रहता है 0 डिग्री सेल्सियस। या मैं बोलूँगा वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो है 0 डिग्री सेल्सियस। यानी इस टेम्परेचर पे 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर का लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट है वो आपस में इक्विलिब्रियम में रहते हैं। बात मेरी समझ में आ रही है? अब आप लोगों ने सुना होगा जब हम आइस को कोई साल्ट डालते हैं, सपोज हमने इसमें NaCl डाल दिया तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 से नीचे आ जाता है, यानी वो माइनस में आ जाता है। सपोज -2 डिग्री, -3 डिग्री, -4 डिग्री या -10 डिग्री सेल्सियस भी आ जाता है, जिस हिसाब से हम उसमें कोई साल्ट डालेंगे। समझ में आया? अब इस साल्ट के बदले अगर हम इस मिक्सचर में यानी इस आइस में FeCl3 डालते हैं, क्या डालते हैं? FeCl3, तो तब भी इसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। ये डिक्रीज होता जाता और हम इस मेल्टिंग पॉइंट को अप टू -55 डिग्री सेल्सियस पे ले जाएंगे। यानी अगर हम वाटर में, इसमें आइस में FeCl3 डाल देंगे, क्या डाल देंगे? FeCl3, तो वो जो वाटर है वो -55 डिग्री पे भी लिक्विड फॉर्म में आ सकता है। यानी उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो बिलो -55 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यानी -55 पे भी वो फ्रीज नहीं होगा, उसके बिलो ही फ्रीज, यानी -55 फ्रीज होना शुरू होगा, यानी -54 पे वो फ्रीज नहीं होगा, ऐसा बोल सकता हूँ मैं। समझ में आना? और ये जो डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जिसको आप कहते हैं, ये हमारे काम की चीज़ है। देखो, सर्दियों में जब रोड जम जाते हैं ना या पाइप्स जम जाती तो हम उनमें नमक डालते हैं, नमक। तो नमक से क्या होता है? नमक से जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है वो बिलो 0 चला जाता है, यानी वाटर बिलो 0 भी लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। समझ में आया ना? लेकिन प्योर फॉर्म में नहीं, सोल्यूशन फॉर्म में। इतना याद रख लेना। ये हो गई एक बात। दूसरी बात, ये जो FeCl3 है, FeCl3 जब वाटर के साथ में मिल जाता है तो ये वाटर के साथ में FeCl3 हाइड्रेट्स बनाता है। क्या बनाता है? इट फॉर्म्स हाइड्रेट्स। और एक ही हाइड्रेट नहीं बनाता है, डिफरेंट हाइड्रेट्स बनाता है विद कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट, विद कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट। तो याद रखना, ये जो सिस्टम हम बनाते हैं ये जो है ये कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट सिस्टम है, कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट सिस्टम है। ये CMPS बोलूँगा मैं इसको, कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग सिस्टम या कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट सिस्टम। ये बात समझ में आ रही है? शाबाश। तो डिफरेंट हाइड्रेट्स बनाता है ये। और दूसरी बात, जो FeCl3 है, FeCl3 इस फॉर्म में नहीं बल्कि डायमेरिक फॉर्म में रहता है। ये दो FeCl3 मिलके आपस में Fe2Cl6 ये वाला फॉर्म बनाते हैं। क्लियर? यानी ऐसे ऐसे रहते हैं ये Fe, यहाँ पे ये Cl, ये इसका Cl और ये इसका Cl। ठीक, सॉरी, हाँ ठीक है। तो इसको मैं ऐसे बनाऊंगा, ये Cl और यहाँ पे भी ये Fe, ये Cl, ये Cl, ये Cl हो गया FeCl3, दो FeCl3 ये आपस में बनाते हैं डाइमर और बना ऐसा मिल जाता है, ये बन जाता है Fe2Cl6। ऐसा डायमेरिक फॉर्म में ये रहता है। ठीक है। और वाटर के साथ में मिलके ये Fe2Cl6 और X टाइम्स H2O बनाता है। X टाइम्स मतलब ये डिफरेंट हाइड्रेट्स बनाता है। वो हाइड्रेट्स मैं आपको बताऊंगा, वो डिपेंड करेगा इसकी कंपोजिशन पे। समझ में आया? शाबाश। तो यहाँ पे जो हम सिस्टम डिस्कस करेंगे उस सिस्टम में हम ग्राफ लेंगे टेम्परेचर वर्सेस कंपोजिशन। यानी हम देखेंगे कंपोजिशन के साथ साथ में कौन कौन सा हाइड्रेट बनता है और उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है। तो हम टेम्परेचर कंपोजिशन ग्राफ लेंगे
और प्रेशर को रख देंगे हम यहाँ पे कांस्टेंट। क्या रख देंगे? प्रेशर को कांस्टेंट। तो प्रेशर को कांस्टेंट रख के इसको समझने की कोशिश करेंगे। फिर मैं इसको कह सकता हूं कि यहाँ पे जो ये मैं फेज डायग्राम बनाऊंगा, ये रिड्यूस्ड फेज डायग्राम बनेगी, यानी बिटवीन टेम्परेचर एंड कंपोजिशन। प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट है, तो इस पे जो फेज रूल लगेगा वो लगेगा रिड्यूस्ड फेज रूल। क्या लगेगा? रिड्यूस्ड फेज रूल। बात मेरी समझना, रिड्यूस्ड फेज रूल वो क्या है? रिड्यूस्ड फेज रूल एफ प्राइम या एफ इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 1, ये है ना, ये है रिड्यूस्ड फेज रूल। यहां तक तो क्लियर है? शाबाश। अगर आपको ये समझ में आ गया तो हम आगे चल सकते हैं। ठीक है, देखो आपको याद रखना है सबसे पहले कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है बाय एडिंग सम सॉल्ट। और यहाँ पे कौन सा सॉल्ट हम यूज कर रहे हैं? फेरिक क्लोराइड। हो गई एक बात। दूसरी बात, फेरिक क्लोराइड वाटर के साथ में मिल के डिफरेंट हाइड्रेट्स बनाता है। ठीक है। तीसरी बात, फेरिक क्लोराइड जो रहता है वो डायमेरिक फॉर्म में रहता है। ठीक है। चौथी बात, इसमें जो फेरिक क्लोराइड जो डिफरेंट सॉल्ट्स बनाता है, उनके यानी हाइड्रेट्स बनाता है, उनके अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट्स रहते हैं और ये बनाते हैं कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग सिस्टम। डिफरेंट सॉल्ट्स डिफरेंट कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग सिस्टम्स बनाते हैं। ठीक है। और एक बात, हम इसको समझने के लिए यहाँ पे यूज करेंगे टेम्परेचर वर्सेस कंपोजिशन ग्राफ। क्यों? क्योंकि फेरिक क्लोराइड वाटर का कंपोजिशन जब जब चेंज होता है तो डिफरेंट हाइड्रेट्स बनते हैं, और जब डिफरेंट हाइड्रेट्स बनते हैं तो डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट्स या फ्रीजिंग पॉइंट्स हमें मिल जाते हैं। ठीक है, क्लियर? अगर हमने ये टेम्परेचर कंपोजिशन ग्राफ लिया, हम इसमें प्रेशर रखते हैं कांस्टेंट, तो इसका मतलब प्रेशर का इफेक्ट हम यहाँ पे नहीं देखते। हम इसको लेंगे 1 atm पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो इसलिए इस पे जो रूल लगेगा फेज रूल, दैट विल बी रिड्यूस्ड फेज रूल। वो क्या है रिड्यूस्ड फेज रूल? एफ प्राइम इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 1। हो गया, शाबाश। अब देखो, मान लीजिए मेरे पास में आइस का एक कंटेनर है, ये यहाँ पे इसमें आइस है। ठीक, इस आइस को मैं ऐसे खुला रखता हूँ, ओपन रखता हूँ, और मैं देखता हूँ कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट में चेक कर रहा हूँ कि, या मेल्टिंग पॉइंट, सपोज मेल्टिंग पॉइंट ही लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या। इसमें जब प्योर वाटर था तो इसका मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस, यानी 0 डिग्री सेल्सियस आइस का। ठीक, आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 पे मेल्ट होना शुरू होगा, यानी वाटर आइस का, लिक्विड वाटर और आइस का इक्विलिब्रियम होगा। समझ में आ गई बात? अब मैं इसमें ऐड करता हूं FeCl3, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता जाता। कब तक इसका डिक्रीज होता है? मेल्टिंग पॉइंट -55 डिग्री सेल्सियस तक। तो इसका मतलब FeCl3 इसमें इम्प्योरिटी के तौर पे काम कर रहा है। समझ में आया? जब मैं और FeCl3 इसमें डालता हूं, क्या डालता हूं? और FeCl3, तो -55 से टेम्परेचर और बढ़ जाता है, क्यों? क्योंकि इस टेम्परेचर पे यानी इस कंपोजिशन पे बोलूंगा मैं, जब हम इतना FeCl3 डालते हैं कि इसका टेम्परेचर डिक्रीज होके, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होके -55 पे चला जाता है। बात मेरी समझ में आ गया? तो उस वक्त क्या होता है? उस वक्त एक कंपाउंड बनना शुरू हो जाता है, और वो कंपाउंड क्या है? वो कंपाउंड है Fe2Cl6 12 टाइम्स H2O, यानी फेरिक क्लोराइड का डाइमर 12 टाइम्स H2O। राइट, समझ में आया? तो मैं बोलूंगा इस टेम्परेचर पे फिर ये एक फेज हो गया, दूसरा फेज यहाँ पे आइस है, और तीसरा फेज यहाँ पे सोल्यूशन है, यानी लिक्विड सोल्यूशन। ये जो है ये सॉलिड बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो 3 फेजेस हैं इक्विलिब्रियम में। जब मैं इसमें और FeCl3 डालता हूं तो इसका मतलब FeCl3 अब बढ़ रहा है, तो वाटर कम हो रहा है ना, तो नया एक कंपाउंड बनता है। वो कंपाउंड है Fe2Cl6
यानी FeCl6 ज़्यादा हो गया, और यहाँ पे रह जाता है सिर्फ और सिर्फ, याद रखना, सिर्फ और सिर्फ रह जाता है यहाँ पे 7 टाइम्स मैं बोलूँगा H2O। ठीक, जब मैं और इसमें डालता हूँ तो नया एक कंपाउंड यानी हेप्टाहाइड्रेट बनता है। जब मैं इसमें और ऐड करता हूँ क्या, FeCl3, या मैं बोलूँगा Fe2Cl6, जब मैं इसमें और ऐड करता हूँ तो इसमें अब वाटर का और फेरिक क्लोराइड का जो रेशियो है, पहले 1:12 था, अब इसका 1:7 हो जाता है, क्योंकि अब फेरिक क्लोराइड बढ़ गया। ठीक, बात मेरी समझ में आ गई, शाबाश। अब देखो, इसमें जब मैं और FeCl3 डालूंगा, यानी मैं बोलूँगा Fe2Cl6, इसमें जब मैं और डालूंगा इसमें, तो ये कंपोजिशन फिर चेंज हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? तो इसके बाद में जो नया हाइड्रेट बनेगा, नया हाइड्रेट वो होगा Fe2Cl6 5 टाइम्स H2O। ठीक है, इसके बाद में सिमिलरली Fe2Cl6 4 टाइम्स H2O। इसके बाद में अगर हम और इसमें डाल देंगे ये, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब सिर्फ और सिर्फ Fe2Cl6 रहेगा। ये कब होगा? जब इसमें वाटर कुछ भी नहीं रहेगा। बात मेरी समझ में आ रही है? यानी जितना हम FeCl3 बढ़ाएंगे उतने डिफरेंट डिफरेंट हाइड्रेट्स बनेंगे। ये एक हाइड्रेट है, फिर ये दूसरा हाइड्रेट है, फिर ये तीसरा हाइड्रेट है, फिर ये चौथा हाइड्रेट, एंड सो ऑन। समझे? इसकी कंपोजिशन अलग, 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 यानी ये अलग फेज, अलग फेज, अलग फेज, अलग फेज, अलग अलग फेजेस हैं। समझ में आया? और रेशो के हिसाब से जो मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट है वो भी चेंज हो जाता है। समझ में आया ना? तो इस चीज को हम फेज डायग्राम में समझने वाले हैं। इस चीज को हम फेज डायग्राम में समझेंगे और बहुत इजी वे से समझेंगे। शुरू करते हैं यहां से। ये फेज डायग्राम, ये फेज डायग्राम में लूंगा टेम्परेचर वर्सेस कंपोजिशन। बात समझ में आ रही है? शाबाश। इस पॉइंट पे लूंगा मैं 100% सिर्फ वाटर। बताओ इसका मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? शाबाश, ये यहां पे होगा। कहां पे? यहां पे। मैं बोलूंगा इधर, मैं रखूंगा 0 डिग्री सेल्सियस। बात मेरी समझ में आ रही है? शाबाश। अब देखो, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। इसमें मिला देता हूं मैं FeCl3। क्या मिलाता हूं? FeCl3, या मैं बोलूंगा Fe2Cl6 डायमेरिक फॉर्म में अगर बोलेंगे। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता जाता होते होते ये यहाँ पे पहुंच जाता है, इस पॉइंट पे। ये मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट है इसका। और कितना है ये मैं बताऊंगा। ये है -55 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आ रही है? फिर जब हम इसमें और FeCl3 डालते हैं तो इसका मेल्टिंग पॉइंट फिर से इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, और इंक्रीज होते होते ये यहाँ पे पहुंच जाता है। ठीक, यहाँ पे पहुंचने के बाद में फिर से डिक्रीज होता है, फिर से इंक्रीज होता है, फिर से डिक्रीज होता है, फिर से इंक्रीज होता है, फिर से डिक्रीज होता है, फिर से इंक्रीज होता है, फिर से डिक्रीज, फिर से इंक्रीज। अब ये जो बना दिया ना मैंने ये सिस्टम, ये मैं समझा दूंगा ये क्या है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। ये है प्योर वाटर। बात समझ में आए ना? और ऊपर वाटर होगा, नीचे आइस होगा, आइस, और यहाँ पे वाटर, राइट। ये मान लीजिए ये है पॉइंट A, ये है पॉइंट B, ये पॉइंट लूंगा मैं C, ये है D, ये E, F, G, H, I, J और ये K। सिर्फ समझना हमें होता क्या है इसमें। देखो, यहां पे मैंने वाटर लिया, इसमें फेरिक क्लोराइड डाल दिया, फेरिक क्लोराइड डालते 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 यहां तक आ गया, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट यहां पे आ गया
-55 डिग्री सेल्सियस। इसको बोलते हैं हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बाय एडिशन ऑफ सॉल्ट, ठीक है। लेकिन इस पॉइंट के बाद में जब मैं फेरिक क्लोराइड और डालता हूं तो वो इम्प्योरिटी एक्ट नहीं करता, बल्कि वो वाटर के साथ में एक नया कंपाउंड बनाता है, एंड दैट कंपाउंड इज Fe2Cl6 12 टाइम्स H2O। अब मान लीजिए यहाँ पे 1% बन गया, 2%, 3%, 4% एंड सो ऑन। जितना फेरिक क्लोराइड बनता जाएगा उतना उसका मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता जाएगा। यानी ये जो है, ये वाला ये कर्व जो वापस आ रहा है, ये अब फेरिक क्लोराइड डोडिकाहाइड्रेट 12 टाइम्स H2O का मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये नया कंपाउंड बन रहा है। ये जो है ना, ये टेम्परेचर कर्व इसकी है, क्लियर। और ये आते 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 यहां तक आता है, इस पॉइंट तक। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे मैक्सिमम Fe2Cl6 बन गया 12 टाइम्स वाटर मिला के डोडिकाहाइड्रेट, ये बन गया इधर। अगर आप इसके ऊपर जाएंगे तो इसके ऊपर यहाँ पे जो Fe2Cl6 12 टाइम्स H2O है, इसके ऊपर मेल्ट हो जाता है। तो मैं बोलूँगा ये पॉइंट जो है, इट इज़ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ Fe2Cl6 12 टाइम्स H2O। तो मैं इसको बोलूँगा ये जो मेल्टिंग पॉइंट है, सी मेल्टिंग पॉइंट, ये किसका मेल्टिंग पॉइंट है? Fe2Cl6 12 टाइम्स H2O का, क्लियर। और याद रखना, मैंने पहले ही आपसे कहा कि ये कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग सिस्टम है। जो कंपोजिशन इसके सॉलिड स्टेट में रहेगी, Fe2Cl6 12 टाइम्स वाटर के जो सॉलिड स्टेट में रहेगी, वही मेल्टिंग स्टेट में भी रहेगी। याद रखना, ये जो है ना, ये इधर सॉलिड है, इधर सॉलिड स्टेट है, ऊपर जो है ये मेल्ट है, लिक्विड स्टेट में बोलूँगा। तो इस पॉइंट को बोलूँगा मैं फिर कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट, CP या CMP ऑफ व्हाट? फेरिक क्लोराइड डोडिकाहाइड्रेट। बात समझ में आ गई? शाबाश। और ये कितना रहता है? ये रहता है 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब ये मेल्टिंग पॉइंट किसका है? कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट फेरिक क्लोराइड डोडिकाहाइड्रेट का। उसके बाद में अगर हम इस पॉइंट पे फेरिक क्लोराइड और डाल देंगे तो इसका मतलब कंपोजिशन और चेंज हो रहा है। इस बार जो एक्स्ट्रा फेरिक क्लोराइड हम डालेंगे वो एक्ट करेगा एज इम्प्योरिटी, क्योंकि फेरिक क्लोराइड डोडिकाहाइड्रेट बन गया जिसमें फेरिक क्लोराइड और वाटर 1:12 रेशो में है। उसके बाद में अगर ज़रा सा भी FeCl3 डाल दिया हमने तो वो एक्ट करेगा इम्प्योरिटी और इसका मेल्टिंग पॉइंट फिर से डिक्रीज होगा, ठीक। और कहाँ तक डिक्रीज होगा? इधर, यहाँ तक। ये पॉइंट जो है ये है 27 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए, ठीक। लेकिन अब अगर हम इस पॉइंट के ऊपर ये जो कंपोजिशन आ गई, इसमें अगर एक्स्ट्रा हम FeCl3 डालेंगे तो एक नया कंपाउंड बनेगा, और वो नया कंपाउंड में बताऊंगा क्या बनेगा। वो कंपाउंड यहाँ से बनना शुरू हो जाएगा, है ना, और वो कंपाउंड बनेगा Fe2Cl6 7 टाइम्स H2O, क्लियर, समझ में आया ना। और जब वो कंपाउंड बनता जाएगा तो मैक्सिमम यहाँ तक आएगा। यानी जब फेरिक क्लोराइड और वाटर का जो रेशो है एग्जैक्ट 1:7 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये पूरा कंपाउंड बन गया और इसका मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे इतना आ गया। और ये जो मेल्टिंग पॉइंट है ये है 32 डिग्री सेल्सियस, एंड दिस विल बी कॉल्ड कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ Fe2Cl6 7 टाइम्स H2O। कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग का मतलब इस पॉइंट के ऊपर अगर हम जाएंगे तो आपको फेरिक क्लोराइड हेप्टाहाइड्रेट लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, और इसके नीचे जब हम जाएंगे तो फेरिक क्लोराइड हेप्टाहाइड्रेट सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। यानी कंपोजिशन इसकी चेंज नहीं होगी, ना तो अबोव द टेम्परेचर ना बिलो द टेम्परेचर। लेकिन अगर हम इसमें फेरिक क्लोराइड हेप्टाहाइड्रेट जो यहाँ पे 100% बन गया, इसमें अगर हम फेरिक क्लोराइड और डालते हैं तो वो फेरिक क्लोराइड अब कंपाउंड नहीं बनाएगा वाटर के साथ में, क्योंकि वाटर तो पूरा कंज्यूम हो गया। अब वो इसके साथ में इम्प्योरिटी के तौर पे एक्ट करेगा। समझ में आ रही है बात?
तो इम्प्योरिटी क्या करती है, इम्प्योरिटी मेल्टिंग पॉइंट को फिर डिक्रीज करती है और इसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होते होते यहां तक आ जाएगा, ठीक, यहां तक। ये जो यहाँ पे यूटैक्टिक बोलूंगा मैं, ये जो है ना नीचे, ये जो नीचे जाती है, दीज आर कॉल्ड लोवेस्ट मेल्टिंग, यानी यूटैक्टिक पॉइंट्स बोलूंगा मैं इनको, और ऊपर जो जाती है उनको बोलूंगा मैं कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट्स। तो यहां तक आ जाएगा। लेकिन इसके बाद में अगर हमने इसमें थोड़ा सा FeCl3 और डालना शुरू कर दिया, तो अब ये वो वाला FeCl3 जो है वो एक नया कंपाउंड बनाना शुरू कर देगा वाटर इसके साथ में। अब वो फेरिक क्लोराइड हेप्टाहाइड्रेट से वाटर निकाल के नया कंपाउंड, और नया कंपाउंड क्या है, वो नया कंपाउंड है Fe2Cl6 5 टाइम्स H2, ये बनाना शुरू कर देगा। और पहुंचेंगे हम, जब हम इसमें और डालते जाएंगे तो यहाँ पे ये मैक्सिमम बन जाएगा 100%। ये वो पॉइंट है जब Fe2Cl6 और वाटर का जो रेशो है 1:5 एग्जैक्ट हो जाता है, तो हमें मिल जाएगा ये G पॉइंट। सो G पॉइंट इज ऑल्सो कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट, बट ऑफ व्हाट, ऑफ Fe2Cl6 5 टाइम्स H2, ठीक। अब ये दो पॉइंट जो ये हम यहाँ पे देखेंगे क्या है, 32 से ये डिक्रीज होता है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री यूटैक्टिक पॉइंट है, और G जो है इट इज कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दिस, और ये हो जाता है 56 डिग्री सेल्सियस, 56 यानी बढ़ जाता है। अब अगर मैं इसमें और FeCl3 डाल दूं तो बोलो क्या होगा, फिर से वही इम्प्योरिटी, फिर से मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज, एक्स्ट्रा डालूंगा तो नया कंपाउंड बनना शुरू हो जाएगा, एंड दैट कंपाउंड इज Fe2Cl6 4 टाइम्स H2, ठीक है, 4 टाइम्स H2। तो बात मेरी समझ में आ रही है, शाबाश। अब यहाँ पे जब हम जाएंगे तो यहाँ पे इम्प्योरिटी ऐड कर रहा हूँ मैं, इम्प्योरिटी ऐड करते करते इसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, किसका, Fe2Cl6 5 टाइम्स वाटर का, और ये मेल्टिंग पॉइंट कहाँ तक डिक्रीज होगा, शाबाश, 56 से सीधा 55 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद में अगर हम FeCl3 और डालना शुरू कर देंगे तो नया कंपाउंड बनेगा, एंड दैट नया कंपाउंड इज व्हाट, दैट नया कंपाउंड इज Fe2Cl6 4 टाइम्स H2। और ये मैक्सिमम कब बनेगा, जब Fe2Cl6 और वाटर का जो रेशो है 1:4 एग्जैक्ट हो जाएगा, और वो कहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे, इस पॉइंट पे, आई पॉइंट पे, आई। तो फिर ये जो आई पॉइंट है इसके ऊपर मेल्ट, इसके नीचे सॉलिड, मैं बोलूँगा जो आई है इट इज कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ Fe2Cl6 4 टाइम्स H2O टेट्राहाइड्रेट, नया कंपाउंड। अब इन कंपाउंड्स में क्या फर्क है, हाइड्रेट जो हाइड्रेट है वो उसका फर्क है, यानी वाटर क्रिस्टलाइजेशन में बोलूँगा, या मैं बोलूँगा इसमें जो वाटर है उसका फर्क है, हाइड्रेशन का फर्क है। किसी में 12 मॉलिक्यूल्स है वाटर के, किसी में 7 हैं, किसी में 5, किसी में 4। बात समझ में आ रही है, शाबाश। अब इसमें अगर मैं ये पॉइंट ले लूँ, ये वाला पॉइंट, मैं 55 से सीधा 73 डिग्री सेल्सियस पे जाऊंगा, तो 73 डिग्री सेल्सियस क्या है, इट इज कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फेरिक क्लोराइड टेट्राहाइड्रेट। बात समझ में आ रही है। अब अगर इस फेरिक क्लोराइड टेट्राहाइड्रेट में अगर मैं और फेरिक क्लोराइड मिला दूं थोड़ा सा, तो वो इम्प्योरिटी एक्ट करेगा, और इम्प्योरिटी एक्ट करते करते वो इसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा, और कहाँ तक डिक्रीज करेगा, 66 डिग्री सेल्सियस पे, यहाँ तक वो डिक्रीज करेगा, इसका गिरा देगा मेल्टिंग पॉइंट 66 डिग्री सेल्सियस। ये जो पॉइंट है इसको भी बोलूँगा मैं यूटैक्टिक पॉइंट, ठीक। बात समझ में आ रही है, शाबाश। अब इस फेज डायग्राम को अगर आप गौर से देखेंगे ना, इस फेज डायग्राम में नीचे सॉलिड्स हैं, ऊपर जो है वो लिक्विड है, लेकिन ये जो सॉलिड्स है ये डिफरेंट सॉलिड्स है। एक सॉलिड यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इस रीजन में फेरिक क्लोराइड
डोडिकाहाइड्रेट, इस रीजन में आपको फेरिक क्लोराइड हेप्टाहाइड्रेट, इस रीजन में आपको फेरिक क्लोराइड पेंटाहाइड्रेट, इस रीजन में आपको फेरिक क्लोराइड टेट्राहाइड्रेट मिलेगा। तो अलग अलग मिलेंगे, ठीक। और इसमें जो पॉइंट्स याद रखना, पॉइंट कौन कौन सा, पहले दूंगा मैं ए, सी, ई, जी और आई। ये है कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट्स, कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट्स। इन कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट्स पे कुछ भी हो जाए, इन पे दो फेज रहेंगे। एक रहेगा नीचे इनका जो सॉलिड होगा रेस्पेक्ट टू सॉलिड, जिसे यहाँ पे FeCl6 12 टाइम्स हाइड्रेट, और ऊपर रहेगा उसका लिक्विड। तो मैं बोलूँगा यहाँ पे दो फेजेस रहेंगे। कितने फेजेस? दो। तो यहाँ पे फेजेस होंगे दो, और कंपोनेंट्स भी दो ही होंगे, क्योंकि ये 2 कंपोनेंट सिस्टम है। और कौन कौन सा कंपोनेंट? वो है FeCl3 और दूसरा कंपोनेंट है वाटर। तो इसका मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे क्या होगा? C - P + 1 है ना, 2 - 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 1, राइट। ये हो गई एक बात। अब लेंगे हम दूसरा। दूसरा क्या है? ये नीचे जो कर्व्स आती हैं, नीचे जो पॉइंट्स आ रहे हैं, नीचे वाले पॉइंट्स, इसमें B एक पॉइंट है, ठीक। B है, D है, F है, H है, J है। B, D, F, H, J, राइट। ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को अगर आप गौर से देखेंगे तो दीज आर यूटैक्टिक पॉइंट्स। मैं बोलूँगा इनको यूटैक्टिक पॉइंट्स। इन पॉइंट्स पे देखो, इन पे देखने की मतलब ज़रूरत है। यहाँ पे अगर आप इन सिस्टम्स को देखेंगे ना अच्छी तरह से, तो आपको कुछ खास चीज़ें नज़र आएंगी, मतलब कुछ खास फेजेस नज़र आएंगे। देखो यहाँ पे पहले आइस को तो छोड़ के, आइस को फिलहाल छोड़ो, यहाँ पे बी पे देखो, ठीक, डी पे देखो, एफ पे देखो, एच पे देखो, जे पे देखो। यहाँ पे आपको एक तरफ आइस, दूसरी तरफ दूसरा सॉलिड, तीसरी तरफ लिक्विड। तो मैं बोलूँगा यानी सोल्यूशन, मैं बोलूँगा यहाँ पे इसमें, यहाँ पे 3 फेजेस इक्विलिब्रियम में। यहाँ पे भी इसमें देखो, यहाँ पे इस पॉइंट पे एक तरफ से फेरिक क्लोराइड डोडिकाहाइड्रेट, फेरिक क्लोराइड हेप्टाहाइड्रेट, 2 फेजेस, और तीसरी तरफ से सोल्यूशन। यहाँ पे भी इस तरह से एक ये वाला सिस्टम, एक फेज, दूसरा फेज, और तीसरी तरफ से ऊपर सोल्यूशन। तो इन पॉइंट्स पे अगर देखा जाए तो फेजेस जो हैं वो 3 फेजेस हैं, कंपोनेंट्स जो है वो 2 है। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना होगा? F' = C - P + 1, यानी 2 - 3 + 1 दैट इज इक्वल टू 0। सो ये जो पॉइंट्स है ना, यूटैक्टिक पॉइंट्स, मैं बोलूँगा इनको कि दीज आर इनवेरिएंट या नॉन वेरिएंट पॉइंट्स। बात समझ में आ रही है? क्योंकि यहाँ पे इनके ऊपर 3 फेजेस, 2 कंपोनेंट्स हैं। क्लियर? तो ये थी इसकी फेज डायग्राम, जो मैंने आसान लैंग्वेज में बताने की मतलब कोशिश की। अब पता नहीं आप लोगों को कितना समझ में आया है। अगर समझ में आया तो तब भी कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, और नहीं समझ में आया तो तब मुझे बता देना, तो मैं दोबारा भी इसको बना सकता हूँ। ठीक है, फिलहाल आज इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए